साथियों, स्वागत है आपका सुदृष्टि पीसीएस चैनल पर। समीक्षा अधिकारी 2021 प्रारंभिक परीक्षा के हिंदी वस्तुनिष्ठ जो 60 अंक के होते हैं उसके सभी 6 भागों के अपने नोट्स को हम श्रृंखलाबद्ध तरीके से पूर्णतः निःशुल्क रूप में अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। साथियों को बता दें कि इन नोट्स का PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर जैसे ही टॉपिक वाइज ये पूरे होते जाएंगे वैसे ही मैं निःशुल्क उपलब्ध करा दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है। आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा और आप उससे लाभान्वित हो पाएंगे। हमारे कुछ प्रतियोगी साथी जो समीक्षा अधिकारी 2016 या 2017 में अंतिम चयन से वंचित रह गए हैं, उन्होंने डिमांड की थी, उनकी मांग है कि निबंध, पत्र लेखन और शब्दावली पर अपने नोट्स के वीडियोस डालें या PDF फॉर्म में उपलब्ध कराएं। तो इसी क्रम में आज हम मुख्य परीक्षा की अपनी पूरी कार्य योजना साझा करूंगा और अगले वीडियो में हिंदी का एक मॉडल निबंध डाल के बताएंगे कि कैसे एक सटीक और प्रभावी निबंध लिखा जाए, कैसे अच्छा निबंध लिखें जिसका परीक्षक पर अच्छा प्रभाव पड़े और वो अच्छे अंक देने के लिए विवश हो जाए। तो इस विषय के सभी बिंदुओं पर अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में प्रारंभ करते हैं कि मुख्य परीक्षा में जो हिंदी परंपरागत 100 अंक का पेपर था उसमें मैंने कौन सी बुक लिस्ट अपनाई या कौन सी अपनी कार्य योजना बनाई जिसको फॉलो करके मैंने 2017 में तो मुझे पता है कि मुझे 70 अंक प्राप्त हुए थे और 2016 में उससे अधिक अंक प्राप्त हुए होंगे। मुझे उम्मीद है कि उसमें मुझे 72 से 74 या 75 अंक प्राप्त हुए होंगे। तो इसकी पूरी कार्य योजना, इसमें कौन कौन से टॉपिक होते हैं, प्रारंभ से शुरुआत करते हैं। गद्यांश खंड, जो गद्यांश होता है, गद्य खंड होता है, वो 21 अंक का होता है। इसका अलग अलग विभाजन अभी हम बाद में करेंगे। पत्र का सारणी रूप 15 अंक का होता है। इसके बाद पत्र लेखन, 3 पत्र लिखने को आते हैं, 8-8 अंक के, यानी कुल 24 अंक के। प्रशासनिक शब्दावली, हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी 5-5 शब्द आते हैं लिखने को, 2-2 अंक के, तो कुल मिलाकर 20 अंक। मुहावरे 5 लिखने को आते हैं, उनका अर्थ लिखना होता है और वाक्य प्रयोग करना होता है, 10 अंक में। इसके अलावा कंप्यूटर के प्राय देखा गया है कि 5 प्रश्न आ रहे हैं 2-2 अंक के। कभी कभार ऐसा भी हुआ है कि 2 प्रश्न आए हैं 5-5 अंक के, लेकिन अब की 2 परीक्षाओं से हमने देखा है, जो समीक्षा अधिकारी 17 और 16 हमने दी है मुख्य परीक्षा, उसमें कंप्यूटर के 5 प्रश्न 2-2 अंक के आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर इस 100 अंक की पूरी विस्तृत परीक्षा योजना को आइए हम समझते हैं। सबसे पहले तो हिंदी के 100 अंक में विभाजन करते हैं गद्य खंड का या गद्यांश का। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं सारांश से। जो पहला प्रश्न होता है वो सारांश का होता है। तो वास्तव में गद्य खंड क्या होता है, कोई एक लेखक होता है, वो उसमें अपने मन के भाव उतारता है और आपकी परीक्षा ली जाती है कि पहचानिए कि मैंने किन भावों में या किस मन स्थिति में ये पैराग्राफ या गद्य खंड लिखा है। तो उसका जब सारांश लिखना होता है तो सारांश की कई सारी विशेषताएं होती हैं जिनको हम अगले वीडियो में बताएंगे। इसमें आपको मोटा मोटी बता देते हैं कि सारांश जो है वो सदैव अपने शब्दों में लिखना है। उसको कभी भी ये नहीं है कि पैराग्राफ जो दिया है वहीं से शब्द उठा लिए और उसको काट छाट के छोटा करके लिख दिया। ऐसा करेंगे आप तो परीक्षक बहुत होशियार होते हैं, वो तुरंत आपकी गलती पकड़ लेंगे और वहीं पर आपके अंक जो हैं कम कर दिए जाएंगे। तो सारांश को हमेशा अपने शब्दों में लिखना है और सारांश को सारांश की तरह ही लिखना है, उसका संक्षेपण नहीं करना है, उसको सारांश के रूप में लिखना है। संक्षेपण और सारांश में अंतर होता है, ठीक है। संक्षेपण थोड़ा बड़ा होता है और सारांश का अगर विच्छेद करेंगे तो सार धन अंश, यानी सार का भी अंश, सार का भी छोटा टुकड़ा। यानी अगर मान लेते हैं हमारी कॉपी जो उत्तर पुस्तिका होती है लोक सेवा आयोग की, उसमें 1 पेज का अगर पूरा सारांश, पूरा पैराग्राफ है, गद्य खंड है 1 पेज का, तो मुश्किल से उसका सारांश जो है 3 लाइन का या 4 लाइन का बनेगा। और वैसे जो मानक तरीके से लोक सेवा आयोग पूछता आ रहा है, हमने देखा है, जो प्रश्न पत्र होता है उसमें 10 या 12 लाइन का गद्य खंड होता है, 12 या 14 लाइन का,
और उसका उत्तर जो एक मानक होता है वो 5 या 6 पंक्तियों में आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना होता है। मैंने तो समीक्षा अधिकारी 2016 मुख्य परीक्षा में 5 या 5.5 पंक्तियों में उसका सारांश लिखा था। अच्छा, इसके अलावा सारांश करने की क्या क्या विधियां हैं, कैसे कि हम गद्य खंड को छोटा करेंगे, कैसे उसका सारांश निचोड़ जो है उसके भाव जो है उसको कैसे निकालेंगे, इसके लिए अनेक शब्द के लिए एक शब्द एक विधा होती है हिंदी की, उसका प्रयोग कर जो बड़े बड़े शब्द हैं, बड़े बड़े वाक्य हैं, उनको छोटा करके एक शब्द में बदल कर लिख देंगे। ठीक है, तो सारांश के लिए ये अभी हम कार्य योजना बता रहे हैं। इसके अलावा हर विषय पर, हर टॉपिक पर एक सेपरेट वीडियो अलग अलग बनाएंगे मुख्य परीक्षा से बहुत पहले, जिसमें आपको पर्याप्त टाइम मिल जाए बार बार देखने का, दोहराने का और प्रैक्टिस करने का। ये सारांश हो गया 6 अंक का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं शीर्षक पर। शीर्षक 3 अंक का पूछा जाता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, प्रश्न पत्र हाथ में आए, उसका गद्य खंड जब पूरा एक बार देख लीजिए क्या क्या पूछा गया है, उसके बाद गद्य खंड पर जब आए अपना प्रारंभ करें प्रश्न पत्र हल करना, तो गद्य खंड को कम से कम 4 बार 5 बार उसको पढ़ें। कई बार होता है एक बार पढ़ने पर उसका मूल भाव नहीं समझ में आता है, या फिर समझ में आता है तो वहां तक नहीं पहुंच रहे होते हैं जहां तक लेखक ने मूल भाव लिखा है। कोई चीज़ें छूट जा रही होती है, बहुत चीज़ें होती है, जब आप 3 बार 4 बार 5 बार पढ़ेंगे तब उसका मूल भाव क्लियर होगा, कि तब दिमाग में आएगा अच्छा इस सेंस में बोला जा रहा है ये। तो सबसे आवश्यक है कि शीर्षक आप डिसाइड करें, उससे पहले गद्यांश को 4-5 बार पढ़ें, और उसमें जो लेखक की मनोवस्था है या उसने जो भाव उसमें डाला है पैराग्राफ में या गद्यांश में, उसको पकड़ने की कोशिश करें। तब तक उसको पढ़ें जब तक आपको लगता है कि आप संतुष्ट नहीं हुए, कि मैंने भाव नहीं पकड़ पाया अभी। और इसके बारे में विस्तृत जो भी होगा, कैसे कई सारे चरण होते हैं कि कहाँ कहाँ से बहुत सारे ऐसी चीज़ें, बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो बार बार प्रयोग हो रहे होते हैं, तो उनको शीर्षक में डालना होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम जो सारे चरण होते हैं क्रमबद्ध तरीके से कैसे कैसे आगे बढ़ें कि हम अंततः अपने सटीक शीर्षक तक पहुंच जाएं, तो उसके लिए वीडियो हम अगली बार बनाएंगे। आगे चलते हैं रेखांकित अंशों की व्याख्या। इसमें जो व्याख्या होती है रेखांकित अंशों की, वो 3 रेखांकित अंश दिए होते हैं, 4-4 अंक की इनकी व्याख्या होती है, कुल 12 अंक का रेखांकित अंकों की व्याख्या होती है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपनी उत्तर पुस्तिका पर जैसे प्रश्न नंबर 1 का गा खंड है, तो उत्तर 1 गा डाल के रेखांकित अंश लिख लेंगे ब्लैक पेन से, और रेखांकित अंश पूरा नहीं लिखेंगे, उसके प्रारंभ के 1-2 शब्द और अंत के 1-2 शब्द ये लिख के, इसके बाद नीचे काले ही पेन से व्याख्या हेडिंग डालेंगे और व्याख्या लिखना प्रारंभ कर देंगे। तो सबसे पहले क्या व्याख्या कैसे लिखें, उसकी जो 1 लाइन का शब्द, 1 लाइन का वाक्य है, उसकी व्याख्या लिखने की कुछ तरीके हैं कि कैसे हम इनमें जो शब्द प्रयोग हैं उनको, शब्द प्रयोग हुए हैं रेखांकित अंश में, व्याख्या जो लिखनी है वो पूरे पैराग्राफ की नहीं लिखनी है, सिर्फ रेखांकित अंश जो आया है उसी की लिखनी है। उसमें जो भाव है उसको बढ़ा चढ़ा के अपने शब्दों में उनके अर्थ को बढ़ाना है, उनमें जो शब्द प्रयोग हुए हैं उनको आगे खोलना है, उनके अर्थ को और बढ़ाकर लिखना है। यही एक तरीका होता है व्याख्या लिखने का। इसमें शब्द सीमा जो है वो 4-5 गुना तक हो सकती है। अगर मान लेते हैं कि कोई रेखांकित अंश 10 शब्द का है या 12 शब्द का है, तो हम 45-48 या 50 शब्दों तक उसकी व्याख्या कर सकते हैं। अगर इसमें कभी कभी होता है कि रेखांकित अंश में अच्छा, इसके अलावा आपको 2 चीज़ें और बताएं हम बहुत अच्छी, जो हमने एस कुमार सर के यूट्यूब चैनल तर्कस, जैसा मैंने लिखा है इसमें, तर्कस बाई एस कुमार सर का यूट्यूब चैनल है, वहाँ से सीखा एस कुमार सर से। उन्होंने बताया कि व्याख्या के लिए, व्याख्या के अलावा, इसके अलावा नीचे जो है शब्दार्थ और टिप्पणी, ये 2 चीज़ें जिसमें आपको मिल रही हो उसमें ज़रूर मेंशन कर दीजिए। जैसे कोई एक रेखांकित अंश है जिसकी व्याख्या करने में, उसको पढ़ने में आपको लग रहा है उसमें कोई एक क्लिष्ट शब्द जो है वो प्रयोग हुआ है। क्लिष्ट शब्द मतलब जिसकी वर्तनी जिसका अर्थ जो है कठिन है, तो आप नीचे शब्दार्थ लिख के 1 या 2 जितने भी शब्द प्रयोग हुए हैं उनकी शब्दार्थ लिख के उनका सही अर्थ जो है, सरल अर्थ, वो लिख देंगे। ठीक है, इससे ये होगा कि परीक्षक समझेगा कि आपने जो है ये एक्स्ट्रा वर्क किया है और आपको इस शब्द की वर्तनी पता है, इस शब्द का अर्थ पता है। ठीक है, ये एक शब्दार्थ का हो गया। दूसरा हो गया टिप्पणी। टिप्पणी में क्या लिखेंगे हम लोग, टिप्पणी में जैसे कोई एक रेखांकित अंश है, उसमें कोई एक भाव निकल रहा है, तो उससे मिलते जुलते भाव का कोई रचना है या कोई
ऐसा गद्य खंड है या पद्यांश है, ऐसा पद्य खंड है जिसके भाव या जिसमें निहित भाव जो है उस रेखांकित अंश से मिल रहे हो। यहाँ पर ध्यान देना है कि रेखांकित अंश से मिल रहे हो, पैराग्राफ से मतलब नहीं है, हमें गद्य खंड से मतलब नहीं है, सिर्फ रेखांकित अंश से, क्योंकि व्याख्या आप उस एक रेखांकित अंश की कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, जो उसमें भाव निकल रहा हो उसको, उससे मिलता जुलता कोई किसी लेखक का या किसी कवि का कोई आपको पंक्ति याद आ रही हो तो वहाँ पर टिप्पणी में करके लिख सकते हैं और नीचे कोट कर देंगे कि ये इनके द्वारा लिखा गया है। जैसे मान लेते हैं कि अभी कोई एक रेखांकित अंश है, उसमें ऐसा भाव निकल रहा है कि विदेशी भाषा अंग्रेजी भाषा के आगे, विदेशी अंग्रेजी जो भाषा है उसके आगे हमारी मातृभाषा, उस हिंदी मातृभाषा हिंदी की उपेक्षा हो रही है। मतलब ऐसा मान लेते हैं कि कोई ऐसी एक लाइन लिखी है रेखांकित अंश में कि उसमें उसका अर्थ निकल रहा है कि विदेशी भाषा अंग्रेजी के आगे हमारी मातृभाषा हिंदी की उपेक्षा हो रही है, परंतु वास्तव में बिना मातृभाषा के वास्तविक उन्नति नहीं हो सकती, ऐसा कुछ अर्थ निकल रहा है। तो यहाँ पर हम टिप्पणी में कोट कर सकते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा, उनकी एक पंक्ति है जो उद्धत कर सकते हैं, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को शूल। ये कूट कर सकते हैं क्योंकि इसका भाव वही निकल रहा है कि अपनी जो भाषा है उसकी उन्नति के बिना विदेशी भाषा के सहारे हम वास्तविक उन्नति नहीं कर सकते। तो ये टिप्पणी लिख सकते हैं। अच्छा, शब्दार्थ और टिप्पणी किसमें लिखना है और किसमें नहीं लिखना है ये आपको तुरंत डिसाइड करना होगा गद्य खंड देख के। उसमें जो है जरूरी नहीं है कि सब में शब्दार्थ लिखें या सब में टिप्पणी लिखें, कि कोई कोई ऐसी रेखांकित अंश है जिसमें कोई कठिन शब्द नहीं है तो वहाँ पर आप शब्दार्थ छोड़ सकते हैं, वहाँ पर सिर्फ टिप्पणी ही लिखें। या फिर कहीं कहीं कोई ऐसा है जिसके बारे में आपको कोई मिलता जुलता गद्य खंड पद्य खंड या कविता नहीं याद आ रही है तो उसकी टिप्पणी छोड़ दीजिए। ये बहुत आवश्यक नहीं है, लेकिन ये आपके उसमें जो है 4 चांद लगाएगा अगर आप इसको लिख देते हैं व्याख्या में। इसके बाद आते हैं सारणी रूप पर। ये 15 अंक का प्रश्न होता है, इसमें आसानी से 12 या 13 अंक मिल सकते हैं। सबसे पहले प्रश्न उठता है कि सारणी रूप कैसे बनाएं। वास्तव में इसमें बहुत अधिक मेहनत की आवश्यकता नहीं होती है, बस 8-10 बार इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे घर पे परीक्षा से पहले, तो वहाँ पर सटीक रूप से बिल्कुल सही तरीके से सारणी रूप जो डिमांड होती है लोक सेवा आयोग की, जो परीक्षक चाह रहा होता है आपसे, आप वैसे बना लेंगे। तो सबसे पहले तो प्रश्न उठता है कि इसको किस तरह बनाएं, मतलब खड़ा खड़ा बनाएं या फिर लैंडस्केप मोड में बनाएं। तो यहाँ पर आपको एक बात बिल्कुल क्लियर कर दें, एस कुमार सर ने भी क्लियर किया था कि कभी भी लैंडस्केप मोड में नहीं बनाना है इसको, हमेशा खड़ा खड़ा या पोर्ट्रेट मोड में ही बनाना है। ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे कि उसमें कितनी जगह बचती है, इधर उधर मार्जिन होता है, जगह बहुत कम होती है, उसमें कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए आपको मेहनत अपनी करनी पड़ेगी, उसकी योजना बनानी पड़ेगी कि किस कॉलम को या किस भाग को कितना हमको स्पेस देना है, लेकिन बनाना इसको हमेशा खड़ा खड़ा या पोर्ट्रेट मोड में ही है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इतनी कम जगह है कैसे बनाना है, इसके लिए मैंने जो अपनी नीति अपनाई थी, मैंने क्या किया, जो यूपीएससी या यूपीपीएससी की कॉपी होती है जिसमें इधर उधर मार्जिन छोड़ रखा होता है, उसको खरीद लिया था। और ख़रीदने के बाद उसमें जो है बीच की जगह अपनी नाप ली, 14.5 या 15 सेंटीमीटर बीच में जगह होती है। लोक सेवा आयोग की जो उत्तर पुस्तिका होती है वो थोड़ी चौड़ी होती है, उसमें भी इससे कम जगह नहीं मिलेगी। मैंने ऐसा मान लिया था और ऐसा हुआ भी। अब उसमें जो बीच में जगह है जहाँ पर हमको सारणी बनानी है, उस जगह का विभाजन कर लीजिए, उसका सेंटीमीटर के हिसाब से विभाजन कर लीजिए कि कितने में हमको क्रमांक लिखना है, कितने में दिनांक लिखना है। जो क्रमांक का कॉलम छोटा होगा उसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं लिखनी होती हैं, दिनांक का कॉलम वो भी बहुत बड़ा नहीं होगा, पत्रांक थोड़ा बड़ा होगा, प्रेषक और प्रेषिती लगभग पत्रांक के बराबर होगा, और सबसे बड़ा जो विभाजन करेंगे हम वो विषय व आशय के लिए करेंगे। तो ये सब पहले ही आप डिसाइड कर लीजिए कि कितनी जगह किस कॉलम को देनी है हमको। इसके बाद बहुत सारे अभ्यर्थी हमारे साथी हैं, प्रतियोगी साथी, उनका प्रश्न रहता है कि आयोग में जो कॉपी मिलती है वो लाइन वाली होती है या प्लेन होती है। तो आप लोगों को बता दें, आयोग में जो कॉपी मिलती है वो प्लेन होती है। तो आप लोग जो अपना अभ्यास करें वो प्लेन पेपर पर ही करें, A4 साइज का पेपर हो या फिर ऐसी कोई उत्तर पुस्तिकाएँ दुकानों पर उपलब्ध हैं, मॉडर्न बुक डिपो लखनऊ में उपलब्ध हैं, हमने वहीं से ली, जो इसलिए हम बता रहे हैं। तो वहाँ से लेके, कई सारी दुकानों पर उपलब्ध हैं, वहाँ से लेके और आप अपनी प्रैक्टिस शुरुआत कर दें। और इसका विभाजन जो हमने बताया उसमें कम से कम 10 बार आप लोग इस लोग को विभाजन करके और किसको कितना जगह देनी है ये डिसाइड करके इसको याद कर लीजिए कि 1.5 सेंटीमीटर हमको क्रमांक को देना है,
और 1.5 सेंटीमीटर दिनांक को देना है, 1.5 सेंटीमीटर पत्रांक को थोड़ा ज़्यादा देते हैं 2.5 सेंटीमीटर तक। तो ये सब आप लोग डिसाइड कर लीजिए, इसको कम से कम 10 बार तक आप लोग उसको बना लीजिए, क्योंकि कुछ गलतियां जो होती हैं वो अदृश्य होती हैं और वो तभी परिलक्षित होती हैं जब आप उसको प्रैक्टिकली कर रहे होते हैं। ऐसे आप सोच लेंगे कि एक बार बना लिया, नहीं अब हो जाएगा हमसे, वहीं सीधे आयोग में एग्जाम हॉल में ही बना लेंगे, तो ये आप गलती कर रहे होते हैं। उसको प्रैक्टिकली 10 बार कम से कम बना लीजिए, उसका खींच लीजिए खाका कि कितने में क्या बनाना है, और यही सबसे सटीक इसका तरीका होता है। और सारणी अंक में सारणी रूप में जो पत्र का सारणी रूप होता है उसमें आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे, 10 बार बनाना कोई बहुत कठिन काम नहीं है, इसमें आसानी से आप 15 में 12-13 अंक ला सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं पत्र लेखन पर। तो पत्र लेखन ये इसके 3 भाग होते हैं। 3 भाग क्या, 3 पत्र पूछे जाते हैं, पत्र 9 पूछे जाते हैं। उसमें माफ़ी चाहता हूँ, कुल मिला के 9 पत्र होते हैं, पूछे 3 ही जाते हैं उनमें से कोई। और 3 पत्र जो हैं वो 8-8 अंक के होते हैं, कुल मिलाकर 24 अंक के। तो कुल 8 या 9 पत्र हैं जिनको आपको तैयार करना है, उनकी परिभाषा तैयार करनी है, उनमें अंतर क्या है ये सब तैयार करना है। सबसे पहले तो हमारे साथी जो समीक्षा अधिकारी 2016 में अंतिम रूप से चयनित नहीं हुए, उनका एक ज्वलंत प्रश्न था कि आयोग ने प्रश्न में किन शब्दों का प्रयोग किया है तो हम प्रारूप बनाएं, कौन से शब्द आयोग ने प्रयोग करें तो हम प्रारूप बनाएं, और कौन से शब्द प्रयोग किए जाएं तो हम उदाहरण बनाएं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आयोग ऐसे अटपटे शब्द प्रयोग कर देता है कि हमको पता ही नहीं चलता है कि इसमें प्रारूप पूछा जा रहा है या उदाहरण पूछा जा रहा है। यही प्रश्न जो है अभी समीक्षा अधिकारी 2016 परिणाम के बाद बहुत तेजी से उभरा है, क्योंकि समीक्षा अधिकारी 2016 में जो पत्र लेखन वाला पोर्शन था उसमें जो प्रश्न पूछा गया था उसकी भाषा या शब्द प्रयोग जो किया गया था, उसके लिए अभी हम लोग समीक्षा अधिकारी 2016 सचिवालय में जो चयनित साथी हुए हैं उनका हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। उसमें हमारे साथी हैं विकास मिश्र जी, जो एक हिंदी की किताब है समीक्षा अधिकारी के लिए, बहुत अच्छी बुक है, समीक्षा दृष्टि, उसके लेखक भी हैं। तो उन्होंने इस संबंध में एक सर्वे किया था हम लोगों के बीच में ही आपसी। तो उसमें ये हुआ कि 2016 में किसने उदाहरण लिखा था और किसने प्रारूप लिखा था। तो ग्रुप के 90% से भी अधिक लोगों ने उसमें उदाहरण लिखा था, ऐसा बताया। तो हमको लग रहा है कि वही लोग चयनित हुए इस बार, या फिर इसमें चूंकि 8 अंक का होता है, 8 में किसी को 4 मिला या किसी को 6 मिला, और यही 2-2 अंक का डिफरेंस, क्योंकि अंतिम चयन में आपके 2-2 अंक अगर तीनों पत्र में कम हो गए तो 6 अंक बहुत बड़ा डिफरेंस बन जाता है। तो आपको सबसे पहले ये सुनिश्चित कर लेना है कि किस में उदाहरण लिखें और किस भाषा में आयोग द्वारा कौन सी भाषा प्रयोग किए जाए, कौन से शब्द प्रयोग किए जाएं कि हम उसमें उदाहरण लिखें, और किस भाषा पर या शब्द पर हम प्रारूप लिखें। तो इसकी विस्तृत जो रूपरेखा है, शब्द प्रयोग कैसे करें, शब्द प्रयोग आयोग जो करेगा उस पर हम कैसे डिसीजन लेंगे, इसका वीडियो हम जल्दी ही चैनल पर डालेंगे जब विस्तृत रूप में पत्र लेखन पढ़ाएंगे। इसके अलावा पत्र लेखन में क्या होता है, इसकी परिभाषा मुख्य होती है। हमें लग रहा है 8 अंक का होता है तो 8 में 3 या 4 अंक की परिभाषा होती है। इसके अलावा उसमें पत्र का मूल गुणधर्म क्या है उसको समझना होता है, प्रकृति क्या है, भाषा, शैली, प्रारूप, और पत्रों में मूल अंतर क्या होता है। इन सब के अलग अलग वीडियो बनाएंगे हम, हर एक पत्र का अलग वीडियो बनाएंगे जिसका मानक प्रारूप आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। और इसको करना आपको क्या है कि जो हम वीडियो बनाएंगे वो आपको अपने साथ लिखते जाएं, हम पीडीएफ उपलब्ध करा देंगे आपको, लेकिन उसके अपने खुद के नोट्स बनाते जाएं। और हर पत्र का, जैसे मैंने किया था कि हर पत्र की एक मानक परिभाषा बना ली थी, हर पत्र की एक मानक परिभाषा बनाई थी, और हर पत्र का एक प्रारूप और एक उदाहरण बिल्कुल सटीक, बिल्कुल नपा तुला, बहुत बड़ा नहीं बहुत छोटा नहीं, बहुत शब्दों का चयन बहुत अच्छा, और उसको एक अपनी नोट्स टाइप में बना लिया था, और उसको अपनी एक दूसरी कॉपी पर उसको 10-10 बार, 15-15 बार तब तक उसको हमने लिखा है जब तक उसके शब्द जो है अक्षरशः हमको याद नहीं हो गए। सबसे अंत में ऐसी हालत हो जाती है, ऐसी नौबत आ जाती है कि आपको जो है एक, जैसे आपने कार्यालय ग्राफ का उसकी परिभाषा लिखनी है, तो आपने उसका पहला शब्द पकड़ लिया, उसके बाद बोलते चले गए और अंत में रुके जाके। तो आपको इतनी बार प्रैक्टिस करनी है उस पत्र की परिभाषा की, उस पत्र के प्रारूप की और उस पत्र के उदाहरण की, कि आप एक बार एक शब्द प्रारंभ कीजिए और अंत तक लगातार बोलते चले जाइए। इतना उसको इतनी बार प्रैक्टिस कीजिए कि रट जाए वो, जब तक कंठस्थ ना हो जाए। तो पत्र के लिए हम वीडियो बनाएंगे, आपको बताएं हैं।
चलिए आगे चलते हैं प्रशासनिक शब्दावली पर। प्रशासनिक शब्दावली 20 अंक की आती है। 10 शब्दावली होती हैं जिसमें 5 होती हैं हिंदी से अंग्रेजी में रूपांतरण करना होता है उनका, और 5 होती हैं अंग्रेजी से हिंदी में रूपांतरण। तो कुल 10 शब्दावली होती हैं, 2 अंक की एक शब्द होता है, कुल मिला के 20 अंक। और इसके लिए हमने राघव प्रकाश सर की एक पिंक सिटी पब्लिकेशन जयपुर की पुस्तक थी वो ली, और एस कुमार सर की घटना चक्र की पुस्तक है, उसमें पीछे दिए हुए हैं। इसके अलावा और कई सारी पुस्तकें थी, कई सारे अन्य स्रोत थे जहाँ से उनको संकलित करके हमने अपना नोट्स का रूप दिया। राजभाषा विभाग राजभाषा विभाग की जो केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो का एक पीडीएफ है 651 पेज का, उसको हमने पढ़ा। उसमें काट छाट कर हमने जो ठीक ठाक हमको शब्दावली लगी वो लिखी। इसको कुल मिला के हमने अपना एक नोट्स के रूप में संकलित किया और उसकी बार बार प्रैक्टिस की और उसके अर्थ को समझा और लिखा। तो इसके नोट्स का पीडीएफ और शब्दावली का वीडियो जो है हम सही टाइम पर चैनल पर डाल देंगे। अब आते हैं मुहावरे। मुहावरे कुल 5 पूछे जाते हैं समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा में। एक मुहावरा 2 अंक का होता है। मुहावरे में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो उसका अर्थ लिखना होता है और दूसरा उसका वाक्य प्रयोग। तो अर्थ में क्या होता है, लोक सेवा आयोग जो है, लोक सेवा आयोग क्या, वास्तव में मुहावरे ऐसी चीज़ है जिसका सटीक अर्थ होता है। उसके अर्थ में जरा सा भी शब्दों का भटकाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि शब्दों का भटकाव हुआ तो अर्थ वास्तव में अपने मूल उद्देश्य से भटक जाता है, जो उसका मूल अर्थ है उससे भटक जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप लोग जब मुहावरे पढ़ें तो ये ध्यान रखें कि मुहावरे का जो अर्थ है वो बिल्कुल सटीक रूप से याद करें। ठीक है, और इसका वाक्य प्रयोग जो है, वाक्य प्रयोग के बारे में हम आपसे कहना चाहेंगे कि वाक्य प्रयोग जो हो वो आपका समसामयिक मुद्दे पर हो, समसामयिक मुद्दा जो चल रहा हो करंट का, उससे जुड़ा हुआ हो। क्योंकि अब जैसे आपने कोई पुराने ढर्रे के जो होते हैं राम श्याम वाले, ऐसे उदाहरण करके वाक्य प्रयोग लिखे तो वो एक बहुत अच्छा उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा परीक्षक पर। और आपने किसी करंट के मुद्दे से जोड़ दिया उसको, उसका वाक्य प्रयोग जो है करंट के मुद्दे से जोड़ कर लिखा, तो वो परीक्षक समझ जाएगा कि अभ्यर्थी प्रतिभावान है और उसे शब्दों, वाक्यों, इसका संयोजन और इसका प्रयोग, इसका सबका मजा हुआ खिलाड़ी है। तो इसका एक बहुत पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है परीक्षक पर और वो पूरे अंक देता है। मुहावरा ऐसा विषय है जिसमें आपको मिलेगा तो पूरा अंक मिलेगा, और नहीं तो फिर या तो अर्थ का मिल जाएगा या वाक्य प्रयोग का मिल जाएगा, 1 अंक मिलेगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ी मेहनत कर ली जाए, आप अपने करंट के मुद्दों को जोड़ के देखते रहिए, उनको मुहावरे में प्रयोग करते रहिए, सोचिए कि कौन सा मुद्दा कहाँ पर मुहावरे में प्रयोग हो सकता है। ठीक है, और इसके लिए एक और आपको एक ट्रिक बताएंगे कि मुहावरे कैसे गेस करेंगे कि कौन कौन से, क्योंकि मुहावरे तो ऐसा विषय है कि बहुत सारे मुहावरे हैं। मुझे लग रहा है कम से कम 1000 मुहावरे तक होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन चूंकि लोक सेवा आयोग में आपको थोड़ा स्मार्ट स्टडी करनी है, तो आपको समीक्षा अधिकारी के लिए स्मार्ट स्टडी करनी है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि हमने देखा जैसे कि प्रीवियस के ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं लोक सेवा आयोग के मुहावरे, जो पीसीएस मेंस में पूछे जाते हैं या आईएएस मेंस में पूछे जाते हैं, उनको जब आप देखेंगे तो उसमें ही आप पा जाएंगे कि बहुत सारे मुहावरे रिपीट होते रहते हैं। तो वो जो रिपीटेड मुहावरे होते हैं उनको किसी हाल में नहीं छोड़ना है। उनको आप घटना चक्र की बुक ले लीजिए, उस टाइम आती है मुख्य परीक्षा के समय, या आदित्य प्रकाशन जो सफ़ेद वाली किताब होती है उसमें दिए होते हैं प्रीवियस ईयर के मुहावरे, तो उनको आप ज़रूर देख लीजिए और उनको लिख लीजिए और कंठस्थ कर लीजिए। इसके बाद आते हैं अगले पोर्शन पर, मुहावरे 10 अंक का हो गया। इसके बाद आते हैं कंप्यूटर पर। कंप्यूटर इसका अंतिम पोर्शन होता है और ये भी 10 अंक का होता है। हमेशा पहले क्या, अभी समीक्षा अधिकारी 2016 और 17 में 5 प्रश्न आए हैं 2-2 अंक के। ठीक है, तो इसके लिए आपको हम एक सजेशन देंगे, इसके लिए आपको सजेशन देंगे कि इसकी लूसेंट की कंप्यूटर की बुक ले लीजिए आप और उसको अच्छे से कंटेस्ट कर लीजिए, क्योंकि कंप्यूटर में बहुत बेसिक प्रश्न आते हैं, बहुत ज़्यादा आपसे अंदर का नहीं पूछेगा। कंप्यूटर की भाषाएं पूछ देते हैं, हार्डवेयर के बारे में, हार्डवेयर का एक्सपेंड करेंगे उसके कि कौन कौन से हार्डवेयर हैं, किसका क्या काम है, या रैम रोम, इस प्रकार से सॉफ्टवेयर के बारे में पूछ देते हैं। अब चूँकि कंप्यूटर का स्वरूप बदल रहा है, इंटरनेट IoT जो है उसी में आ गया है, तो IoT के उपकरण कौन कौन से हैं, कैसे प्रयोग हो रहे हैं। आधुनिक बैंकिंग में इसका कंप्यूटर का जो स्वरूप बदल रहा है आधुनिक बैंकिंग का, उसमें कंप्यूटर अपनी क्या भूमिका अदा कर रहा है। जो बैंकिंग में लेन देन होते हैं, ट्रांजेक्शन होते हैं, उसमें जो है कंप्यूटर क्या भूमिका है, कौन कौन से टर्म यूज होते हैं, जो विशिष्ट टर्म होते हैं कंप्यूटर के उनका फुल फॉर्म देख लीजिए आप लोग।
और उनके क्या कार्य हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर में बस यही बेसिक चीज़ें पढ़नी है। हाँ, इसके अलावा आपको एक और चीज़ बता दें कि कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में आपको कोई प्रश्न छोड़ना नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि कंप्यूटर में कुछ प्रश्न आते हैं वो अटपटे बहुत होते हैं, लगता है कि इसका अर्थ क्या होगा हमें समझ ही में नहीं आ रहा है, तो उसको छोड़ देते हैं। और वहीं पर ये एक गलती कर रहे होते हैं हम लोग कि वास्तव में अगर आपने एक प्रश्न छोड़ दिया तो आपने 2 अंक बिल्कुल छोड़ दिए, वैसे ही मार्किंग जो है आपकी सिर्फ 98 अंक में रह गई। ठीक है, तो ये बिल्कुल अच्छे से याद रखें कि किसी भी कीमत पर कंप्यूटर का या कोई भी प्रश्न, चाहे शब्दावली का हो, प्रशासनिक शब्दावली में अगर आपको लग रहा है कि शब्दावली के सटीक अर्थ तक नहीं पहुंच रहे हैं या हिंदी से उसका अंग्रेजी रूपांतरण बिल्कुल सटीक नहीं कर पा रहे हैं, तो जो नियरेस्ट आप कर पा रहे हो वो लिख दीजिए। उसको छोड़ने से बेटर है कि जो नियरेस्ट आप कर रहे हैं वो लिख दीजिए। वो उस पर अंक मिलता है या नहीं मिलता है वो बाद की बात है, क्योंकि अगर आपने छोड़ दिया तब तो आप मान के चलिए ही कि उस पर अंक नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जो जहाँ तक सटीक पहुँच रहे हैं वहाँ तक लिख दीजिए। वैसे ही मुहावरे में भी यही करिए, वैसे ही कंप्यूटर में भी यही करिए कि कोई भी प्रश्न छोड़िए नहीं उसके बारे में, या कोई ऐसा प्रश्न पूछ दिया, टर्म पूछ दिया गया, उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत आता है तो उसके बारे में उतना लिख दीजिए। हो सकता है कि कोई दयालु परीक्षक मिल जाए या अन्य कोई ऐसी परिस्थितियां बन जाएं कि आपको उसमें 1 या आधा अंक या 1.5 अंक मिल जाए। ठीक है, तो छोड़ने से बेटर है कि उसको आप लोग उस पर कुछ ना कुछ लिखें। अच्छा, इसके अलावा ये आज हमने पूरी अपनी हिंदी परंपरागत 100 अंक की पूरी मुख्य परीक्षा की कार्य योजना आपके साथ साझा की। अगले वीडियो में हम आपके साथ साझा करेंगे कि निबंध में कैसे क्या करना है, निबंध की कार्य योजना, कि निबंध का कैसे प्रैक्टिस करनी है, कैसे अभ्यास करना है, किन बातों पर ध्यान देना है, उसके संबंध में हम अगला वीडियो अपना बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।